साहब की जयंती मनाते हैं, ईवीएम के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, ईवीएम हटाने की, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब की जयंती हम मनाते रहते हैं। और होता क्या है कि हम जयंती मनाते हैं, आयोजन करते हैं और अपने सामने खड़े हुए नेता की या वक्ता की बात सुनते हैं और अपने घर चले जाते हैं साथी। ऐसे आयोजनों का क्या महत्व रह जाता है? हम कोई लड़ाई तो लड़ते नहीं। तो साथियों, ये ईवीएम का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर तो हमारे आदरणीय वामन मेश्राम जी बात करेंगे ही। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, तो बाबा साहब के मिशन की बात हम जरूर करना चाहेंगे। अगर ये परंपरा जारी रही कि वक्ता बोले, श्रोताओं ने बात सुन ली और उसके बाद ताली बजी और अपने अपने घर चले गए साथियों, तो इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? होता क्या है कि हाँ, बहुत बढ़िया वक्ता थे, राखी रावण जी बहुत बढ़िया बोली और जयसिंह के ने तो कमाल कर दिया, और बीआर सिंह भी बढ़िया बोले, वामन मेश्राम जी बढ़िया बोले, प्रोग्राम सफल हो गया और अपने अपने घर साथी। इसका कोई फायदा नहीं। साथियों, मैं शुरुआत करता हूं बाबा साहब के उन शब्दों से कि जब बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में थे और नानक चंद दत्तू जो उनके पीए थे, उनके भाई समझिए, भाई जैसे थे, उनके पीए तो थे, तो अक्सर बाबा साहब को नानक चंद दत्तू जी रोता हुआ पाते थे साथी। तो एक दिन बाबा साहब से उन्होंने देते हैं, बाबा साहब का हमने दो काम बहुत महत्वपूर्ण करे हैं। हमने बाबा साहब का एहसान मानते हैं हम लोग, और बाबा साहब के गुणगान करते हैं। ये दो काम हमने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो किया है वो हम करते नहीं है, ये सबसे बुरा काम करते हैं। बाबा साहब ने क्या किया, उन 2-4 मिनट में मैं उन पर प्रकाश डालूंगा। बाबा साहब ने जब देखा अपने समाज को अर्धनग्न अवस्था में, महिलाएं पूरे कपड़े नहीं पहन पाती थी, उनके पास थे ही नहीं, अगर थे तो मतलब पूरे कपड़े नहीं पहन पाती थी। हांडी हमारे सामने बंधी हुई थी हमारी छाती पर, और पीछे झाड़ू बंधी हुई थी। 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता था। बाबा साहब कितने दुखी होते होंगे ये अंदाज लगा सकते हैं, हम महसूस नहीं कर सकते होते। तो बाबा साहब ने सोचा, लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, 1 घंटे 2 घंटे तो बोल ही सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वक्ता हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला। तो बाबा साहब ने जब उन्हें मौका मिला संविधान लिखने का, ये भी बहुत लंबी कहानी है कि संविधान लिखने से पहले कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें उनके सामने आई। उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए कि ये जो है संविधान सभा में पहुंच ही ना पाए। लेकिन जैसे तैसे करके पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़के एक मंडल ने अपनी जगह छोड़ी, तो वहां से चुनाव लड़के वो संविधान सभा में पहुंचे और संविधान लिखा। महात्मा गांधी जी और बाबा साहब का जो वार्तालाप है, उनकी जो कहानी है, ये भी बहुत लंबी है। लेकिन पूना पैक्ट 1932 के माध्यम से हमें नौकरियों में, शिक्षा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं में, विधान परिषद में, इन सब में हमारे लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं। जिस दिन से ये आरक्षण लागू हुआ, ये किरकिरी तो उनके दिमाग में जब से शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इसको समाप्त करने के लिए। लेकिन आज के दिनों में क्या हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, 16 डिपार्टमेंट, 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 16 उपक्रम प्राइवेट किए गए और 21 सरकारी होटल प्राइवेट किए गए।
और आज की तारीख में तो गिनती ही नहीं है, मैं भी भूल गया। सारे डिपार्टमेंट रेलवे को प्राइवेट करने की कोशिश हो रही है, हो रहा है धीरे धीरे करके। और एक कल आपने अगर अमर उजाला पढ़ा हो तो उसमें प्रयागराज मंडल के 40 स्टेशनों पर जो ये सूचना केंद्र होते हैं उनको प्राइवेट करने का फैसला ले लिया गया है। यानी कि धीरे धीरे रेलवे को प्राइवेट करने का सिस्टम शुरू हो गया है। बैंकों को प्राइवेट करने का रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है। यानी कि सभी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने का इन्होंने फैसला लगभग कर लिया है। और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। लोग कहते हैं जब हमारी सत्ता आएगी तो जब हम कुछ करेंगे। हम तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। जब रोकना हो तो मुझे रोक देना भाई। 2 मिनट पहले मुझे बता देना, मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो लोग कहते हैं कि भाई जब हमारी सत्ता आएगी हम तो जब जो है अपनी बात चलाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। सत्ता कब आएगी? सत्ता तो आज भी है। 131 MP लोकसभा के अंदर SC ST के हैं। अगर OBC के भी उसमें मिला दिए जाएं तो 250-300 MP हमारे बैठते हैं साथियों। तो सत्ता तो हमारे पास आज भी है, बहुमत में तो हम हैं आज की तारीख में भी। फिर ये क्यों नहीं हो पाता? हमारी आवाज पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठ पाती? वो इसलिए नहीं उठ पाती कि वो लोग स्वार्थी हैं। वो अपनी सोचते हैं, अपने बच्चों की सोचते हैं, अपने समाज की नहीं सोचते। बाबा साहब अपने जिंदा रहते हुए ये कह गए थे कि ये लोग जिन्हें मैंने पार्लियामेंट के अंदर भेजा है इनको समाज की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये समाज की बात नहीं करते, केवल अपनी बात करते हैं और अपनी पार्टी की बात करते हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज ही खत्म हो जाना चाहिए। बाबा साहब ऐसा कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लेकिन उसके बावजूद हम हाथ पैर नहीं हिला रहे। तो साथियों, ये तो केवल एक आरक्षण की बात मैंने नौकरियों में की। रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया गया है सभी क्षेत्रों में। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, लेकिन धीरे 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 पहले करके वो भी शिक्षा भी आप लोगों से छीन ली गई है साथियों। कैसे? आज से जरा नजर डालिए 50 साल पीछे। जो नए बच्चे हैं उन्हें तो पता नहीं है, लेकिन जो 50 या से ज्यादा हैं, 60 साल के हैं, 65 के हैं, 70 के हैं, उन्हें पता होगा कि इस भारतवर्ष में केवल सरकारी स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं था। जहां तक मेरा अपना ख्याल, मैंने नहीं देखा कोई प्राइवेट स्कूल था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो दलित लोग, पिछड़े लोग, OBC लोग, शूद्र, अति शूद्र, ये तो हमारी बराबर आ गए, हमारे अधिकारी बन बढ़कर हमारे ऊपर बैठ गए, तो इन्होंने तरीका प्राइवेट का सोचा। अडानी, अंबानी, मोदी, दुनिया भर के जितने स्टेट हैं सारी शिक्षा उनके हाथों में दे दी। मोदी नगर में आप देख लो, सरकारी स्कूलों को छोड़कर जितने सरकारी स्कूल या कॉलेज हैं उससे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज यहाँ बन गए हैं। बताइए, आपका बच्चा जब आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, क्या खाएगा? क्या दूध पिएगा? क्या खाना खाएगा? और क्या जब पैसे आपकी जेब में हैं ही नहीं तो अच्छे कॉलेजों में कहाँ न पड़ेगा? इसलिए आपकी शिक्षा खत्म करके, आपका रिजर्वेशन खत्म करके, आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तो बाकी है थोड़ा सा, अभी तो हमारे पास समय है। अगर ये लगातार स्थिति बनी रही जैसी आज चल रही है तो लिख लेना मेरे साथियों कि जो स्थिति आज से 70 साल पहले थी हमारी, वहीं पहुंच जाएंगे हम। कोई रोकने वाला है नहीं। केवल आयोजनों से बात नहीं बनती।
अरे जितने खैर यहाँ पे संख्या में लोग थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन सारे भारतवर्ष में 5 लाख से ऊपर गांव हैं, 5.5 लाख के करीब हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग ही नहीं, अगर 10 लोग भी हर गांव से आ जाएं तो 50 लोग करोड़ों लोग बैठते हैं, करोड़ों लोग सड़कों पर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। परंपरा वही है, मैंने शुरू में कहा कि हमने भाषण दिए, आपने सुन लिए और अपने घर चले गए, ताली बज गई, बहुत बढ़िया हो गया, बस आयोजन हो गया, खत्म किस्सा। अपने आज जरूर हम थोड़े से उत्साहित हैं, लेकिन कल फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी जैसे पहले था। नहीं साथी, हमें कुछ करना होगा। बाबा साहब के मिशन की बात हम 24 घंटे करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता मेरे साथ। अरे अगर रिजल्ट लेना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो सत्ता हमारे पास हो साथियों, या फिर सत्ता हमारे पास है नहीं। अब सत्ता आएगी कैसे? ऐसे सत्ता आएगी क्या कि हम 36 पार्टियां तो उत्तर प्रदेश में लड़ रही हैं, हमारी अपनी SC ST की, और बात करते हैं हम उस दुश्मन को हराने की जो है जिसने सैकड़ों साल से इसी मिशन पर काम किया है हमारा बुरा करने के लिए। उससे कैसे लड़ेंगे भाई? जब मैं देखता हूं चुनाव के समय, मैं आज जो है चुनाव राजनीति पर पहली बार बोल रहा हूं साथियों, लेकिन अब बोलना जरूरी हो गया। हमें ऐसा लगता है कि कुछ को छोड़कर, अपवादों को छोड़कर ज्यादातर लोग सत्ता से चिपके हुए हैं। कुछ लोग सीधे सीधे सत्ता की सहायता कर रहे हैं और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता की सहायता कर रहे हैं, अपने दुश्मन की सहायता कर रहे हैं। सच्चाई ये है, आप माने ना माने, तो एक रास्ता तो ये है कि सत्ता हमारे पास हो जब समस्याओं का समाधान होता है, और अगर सत्ता नहीं है तो सत्ता मिलने वाली भी नहीं है। ये भी याद रखो मेरी बात। कोई इतिहास लिखने का अगर शौक रखता हो तो ये बात नोट कर ले, जो स्थिति आज की है उस स्थिति में सत्ता आपको 50 साल नहीं मिलने वाली। मैं कोई आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 साल आगे की सोच रखता हूं। 1000 साल पीछे का ज्ञान है, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1000 साल आगे की बता सकता हूं। मेरी बात याद रखना। दूसरा तरीका, अगर सत्ता हमारे पास नहीं है तो क्या तरीका है फिर अपनी मांगों को जो है मनवाने का? एक ही तरीका है। बाबा साहब कहते थे कि अधिकार मांगे से नहीं मिलते, इन्हें छीनना होता है। एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। किसान आंदोलन, लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट किसी की मानती ही नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी किसी की मानते ही नहीं है। कैसे नहीं मानते? कई बार माने हैं। एक ही उदाहरण आपके सामने है, किसान आंदोलन। साल भर तक पड़े रहे, 700-800 किसान भी उनके मर गए, लेकिन कस्से मस नहीं हुए। एंड में आकर उन्हें उनकी मांग माननी पड़ी सरकार को, और सरकार को पीछे हटना पड़ा। साथियों, हमारे पास भी एक यही तरीका है कि अगर हमारे पास सत्ता नहीं है, सत्ता प्राप्ति के प्रयास लगातार होते रहने चाहिए, लेकिन अगर सत्ता जब तक हमारे पास नहीं है तो सड़कों पर आंदोलन होने चाहिए। इसके अलावा कोई हमारे पास तरीका नहीं है सर। तो मैं आप, ठीक है, 2 मिनट, तो मुझे संकेत मिल गया है, कंक्लूड करता हूं। तो आंदोलन ये कौन करेगा? किसानों के, ऐसा नहीं है कि नेता किसानों के नहीं है, वहां पर पार्लियामेंट के अंदर किसानों के भी नेता हैं, लेकिन उनके नेताओं ने भी सड़कों पर कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उनकी आवाज नहीं उठाई, इसलिए किसानों को सड़कों पर आना पड़ा मजबूरी में। वही काम उससे भी ज्यादा ताकत से हमें करना होगा। एक सिद्धांत है, मेरी बात याद रखिएगा, कि जब जब ये राजनीतिक व्यवस्था सड़ जाती है, गल जाती है, बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, निकम्मी हो जाती है, तब
समाज खड़ा होता है, और जब समाज खड़ा होता है तो अपनी मांग मनवा कर रहता है। साथियों, ये ध्यान रखना, बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष में रहा है, चाहे वो चारवाड़ का तालाब का संघर्ष हो, चाहे वो कालाराम मंदिर का संघर्ष हो, जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है। बाबा साहब नेता कम थे, सामाजिक परिवर्तन करने वाले नेता ज्यादा थे। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा जरूर, मेरी आदत है मैं पूछता हूँ कि जो मैंने बातें कही हैं, आंदोलन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए सर? तो जितने लोग आज गदाना में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इतने लोग अगर सारे भारतवर्ष से इकट्ठे हो जाएं, हर गांव हर शहर से, तो हमारी बात निश्चित रूप से बनेगी, चाहे वो आंदोलन कोई भी करे, चाहे वो मेहताम जी के माध्यम से हो, चाहे हमारे माध्यम किसी के माध्यम से हो, तो होना चाहिए, और उससे ही हमारी केवल सफलता मिलेगी। जय भीम, जय भारत। बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही है, और ये दृढ़ता से हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि